हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कोई न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग सीटीईटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, हम आज की क्लास में जो 2021 20 दिसंबर को सीटीईटी का एग्जाम हुआ था, उसके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें। चलिए तो देख लेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है ना दोस्तों विकास के सिद्धांत से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर से आता है। और एक बात और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एमपीटेट, सुपरटेट, रीटेट, जितने भी शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स है ना, या दोस्तों जो आने वाला सीटेट है उसमें रिपीट जरूर से होंगे। तो देख लेंगे इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला ऑप्शन है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, विकास एक धारणीय और एक आयामी नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, बहुआयामी होता है। दोस्तों यही वाला सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। वहीं पर बात कर लेंगे, विकास ऊपर से नीचे और बाहर से बाहर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, या यूं कहें कि वातावरण से प्रभावित होता है, ये भी ठीक है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी सही है। मतलब कि तीनों के तीनों विकास के सिद्धांत है। याद रखना दोस्तों, अब की बार यह पूछ सकता है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो याद रखना ये विकास के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? ठीक है ना। तो दोस्तों शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गामक विकास। गामक विकास का मतलब दोस्तों एक तौर पर शारीरिक विकास ही होता है। ठीक है ना, जो गामक क्रिया करता है ना बच्चा, तो शीर्षगामी सिद्धांत विकास किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो गामक विकास पर लागू होता है, ना कि भाषा विकास पर। क्योंकि दोस्तों जो भाषा विकास है, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास संबंधित, नैतिक विकास तो दोस्तों एक बालक में मतलब कि धीरे धीरे करके विकसित होता है। तो ये नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो याद रखना, शीर्षगामी सिद्धांत जो है ना, वह विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो वह गामक विकास पर लागू होता है। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? भाषा विकास के संदर्भ में, ठीक है ना, संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो थर्ड का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि दोस्तों एक बच्चा क्या है, जब भाषा सीखता है तो उसकी संवेदनशील अवस्था कौन सी रहती है? वह रहती प्रारंभिक अवस्था। ठीक है ना, प्रारंभिक अवस्था ही रहती, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा वह प्रारंभिक अवस्था में सीखेगा, उसी प्रकार से वह उसकी भाषा जो है ना विकसित होती चली जाती है। ठीक है ना दोस्तों, जन्म पूर्व का समय कैसे हो सकता है? क्या जन्म पूर्व भाषा सीखेगा? ऐसा नहीं है। ठीक है ना। और मध्य बचपन, क्योंकि दोस्तों मध्य बचपन में तो मध्य बचपन में आ जाएगा ना, लेकिन दोस्तों जो प्रारंभिक अवस्था है ना, यहीं से उसकी भाषा की नींव पड़ती है। वह क्या करता है, अपने बड़ों से उनका अनुकरण करके भाषा को अर्जित करता है। और दोस्तों नाउम चॉम्स्की जी ने क्या कहा है कि एक बालक में जन्मजात भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, मतलब है अपनी व्यक्तिगत पहचान। ठीक है ना, अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये सभी क्या है दोस्तों, प्रारंभिक समाजीकरण है। ठीक है ना, परिवार और पास पड़ोस प्रारंभिक समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं द्वितीयक समाजीकरण की। तो दोस्तों विद्यालय वगैरह क्या है, विद्यालय जो है ना दोस्तों, यह द्वितीयक समाजीकरण में आता है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत कौन है और द्वितीयक के अंतर्गत कौन है। तो याद रखना, प्राथमिक में कौन कौन से हैं, परिवार है और पास पड़ोस है, और जो द्वितीयक है ना उसमें मीडिया वगैरह, विद्यालय वगैरह, ये क्या है उसमें है। ठीक है ना, द्वितीय समाजीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है जरूर से बताएं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? ठीक है ना, देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन, यहाँ पर बात क्या हो रही दोस्तों, नैतिक चिंतन की हो रही है। ठीक है ना, नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। ठीक है ना, तो उनके चरण है कौन से परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक चरण। क्योंकि दोस्तों देखिएगा, एक बालक में जो नैतिक विकास है ना, नैतिक चिंतन है पारंपरिक चरण में ही करता है, ठीक है ना कि पूर्व पारंपरिक चरण। क्योंकि दोस्तों ये तो उसका शुरुआती चरण होता है ना, तो एक बच्चा शुरुआत में कैसे नैतिक हो सकता है, ठीक है ना। तो जब वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसका जो पारंपरिक चरण है ना दोस्तों, उसमें नैतिक चिंतन मतलब है स्टार्ट कर देता है, या मतलब उसमें विकसित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को, ठीक है ना, जो मतलब कि उसके स्कीमा में पहले से कोई ज्ञान है और उसमें क्या कर रहा है वह, नई सूचनाओं को, मतलब कि कोई नई सूचना है उसको अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बच्चे जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पता है क्या हो जाएगा, देखिए समायोजन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, समायोजन नहीं होगा, ना ही सामाजिकरण होगा। और दोस्तों याद रखना, सामाजिकरण जो वर्ड है ना, यह जो है ना पियाजे जी ने दिया ही नहीं है, ठीक है ना। किसने दिया है, वाइगोस्की जी ने दिया है, ठीक है ना। और संगठन बिल्कुल नहीं है, ये हो जाएगा आत्मसात करना। क्या हो जाएगा, आत्मसात करना हो जाएगा पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से। याद रखना, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में, जो ज्ञान पहले से उपस्थित है उसमें नई नई सूचनाओं को एडजस्ट करना, तो वह क्या हो जाएगा, आत्मसात करना हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर से आता है, ठीक है ना। पियाजे की क्लास भी दोस्तों आपकी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। आगे देख लेंगे। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको मतलब आई होप दोस्तों आपको पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में जो हमने लास्ट क्लासेस है उनमें भी हम बता चुके हैं, ठीक है ना। और देख सकते हैं वही क्वेश्चन सीटेट का जो 20 दिसंबर का पेपर है ना उसमें आ गया। अच्छा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है, मतलब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, तो दोस्तों तर्क करने लगी है तो यह संवेदीगामक अवस्था तो बिल्कुल नहीं हो सकती, जो कि पियाजे की प्रथम अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, तो यह तो हो नहीं सकती, ठीक है। अब तर्क करने लगी, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण क्रमबद्धता नहीं कर पाती। दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को एक बात बताई थी कि एक बच्चा संरक्षण और जो क्रमबद्धता वगैरह है ना, जो पिछली क्लासेस से उन्होंने बताई थी कि ये बच्चा किस अवस्था में करता है, तो ये तो करता है मूल संक्रियात्मक अवस्था में। तो मूल संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर क्या पूछा गया, नहीं कर पाती है, ठीक है, नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, नहीं कर पा रही है। तो बिल्कुल ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो संरक्षण और क्रमबद्धता कर लेती है, ठीक है। और संवेगी गामक ये भी नहीं होगी, ठीक है ना। और दोस्तों एक बात और याद रखना, जब वह संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पा रही है तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक बच्चे में संरक्षण और क्रमबद्धता जो रहती है वह बच्चा नहीं कर पाता है। अब कैसे नहीं कर पाता है, मान लीजिए दोस्तों एक गिलास है, ठीक है ना, मतलब एक गिलास ऐसे हैं, ठीक है ना, 2 गिलास हैं, उनमें बराबर बराबर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, क्या है, बराबर बराबर पानी भरा हुआ है। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे कि जो मतलब कि सेम सेम गिलास है, ठीक है ना, बराबर पानी भरा है, उसके बाद में दोस्तों आप क्या करेंगे, एक गिलास का जो पानी है ना, मतलब उसी प्रकार का एक गिलास लेंगे जो कि मतलब उसी बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन वह क्या है, एक होगा चौड़ाई में ज़्यादा और एक होगा दोस्तों लंबाई में, लेकिन दोस्तों उनमें पानी बराबर है। एक बच्चे से आप पूछेंगे कि पानी किस में ज़्यादा है, तो पता है बच्चा क्या कहेगा कि लंबे वाले गिलास में, बल्कि दोनों में कैसा है, सेम है। तो ये उस बच्चे में नहीं आ पाता है। तो इसी को तो दोस्तों ये जो है ना मतलब संरक्षण क्रमबद्धता वगैरह अनुत्क्रमणीयता ये नहीं आती किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। याद रखना दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम पियाजे की पूरी अवस्थाओं को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ठीक है ना। उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 वर्ष तक, और अमूल संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया। समीपस्थ विकास दोस्तों आप सभी लोगों को इसके फोल्डिंग वगैरह जो वर्ड है ना, और एक पाड़ या ढांचा, ठीक है ना, इन वर्ड्स को याद रखना। ये किसने दिए हैं, तो ये है वाइगोस्की जी ने दिए हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने दिया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की जी की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए तो एक बार पूरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, कि ये वाला सही उत्तर होगा दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, वाइगोस्की जी के अनुसार, ठीक है ना।
अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो सामाजिक वर्ड है, वाइगोस्की जी पता है क्या कहते हैं, एक बच्चा समाज में रहकर सीखता है, ठीक है ना। कैसे सीखता है? समाज में रहकर सीखता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है ना, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, तो यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स बता दूं, यदि दोस्तों वाइगोस्की जी और मतलब क्वेश्चन में है और पॉजिटिव है क्वेश्चन और सामाजिक है, ठीक है ना, सामाजिक मतलब सामाजिक संस्कृति से सीखना इस प्रकार से है, तो राइट आंसर वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेव वाइगोस्की जी दोस्तों जिन्होंने इन्होंने दोस्तों एक मतलब कथन दिया, यदि एक बच्चा अपने स्वयं से बात करता है उसको इन्होंने व्यक्तिगत वार्ता कहा है, और पियाजे जी ने क्या कहा है? आत्मकेंद्रिता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है, ठीक है ना। सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बात हो रही है, देख लेंगे। निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। देखिए दोस्तों, निरंतर व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत ही क्यों करेंगे, सामूहिक नहीं कर सकते क्या? तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। मौखिक दंड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड से ये वाला होगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको केवल दिख जाए, दंड दिख जाए, ठीक है, रटना दिख जाए, ये बिल्कुल दोस्तों यदि ये ऑप्शन में तो वह वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। एक बात, एक शर्त है, लेकिन क्या है? क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, मानकीकृत भी नहीं होगा। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। दोस्तों याद रखना, जरूरी नहीं है कि जो एक केवल है ना मतलब कि वह गलत ही हो, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ही सही हो जाएगा। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, ठीक है ना, अधिगम के मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है ना। अधिगम का मूल्यांकन मतलब कि जो सीखा हुआ है ना उसका मूल्यांकन करना, और अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब कि कुछ चीज़ हमको सीखना है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको मतलब उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन, उस पर बल देने को कहा जाता है। इससे पता क्या होगा? बच्चा मतलब कि खोजबीन करेगा, सीखेगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है, ठीक है ना। बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास है ना सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है। कौन सा सिद्धांत मतलब इसका समर्थन करता है दोस्तों? 11 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, देख लेंगे। वंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये तो बिल्कुल नहीं करता, ना ही ये करता, ठीक है ना। ये दो तो होंगे नहीं। अब इन दो मतलब कि दोस्तों भाषा का सिद्धांत है ना, इन्होंने मतलब विचार प्रस्तुत किए हैं सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। तो दोस्तों ये दिया है हमारे पियाजे जी ने। किसने दिया है? पियाजे जी ने दिया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा है? संज्ञानात्मक जो विकास है ना सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है, ठीक है ना, मतलब पहले होता है, ठीक है ना, पूर्वगामी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जेंडर रूढ़िबद्धता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। जेंडर रूढ़िबद्धता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है, उचित नहीं पूछा, ठीक है ना। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ठीक है ना दोस्तों, ये तो ये ठीक है ना, ये मतलब उचित है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था करना, अब ये करेंगे क्या आप? जेंडर रूढ़िबद्धता है ना उसको चुनौती दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो ये नहीं करेंगे। बच्चों को बालिकाओं को अलग अलग नहीं बैठाएंगे, बल्कि एक मतलब बालक भी एक समान है और बालिका भी एक समान है, इस प्रकार की धारणा हमको रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना ये जो है ना जेंडर रूढ़िबद्धता को मतलब कम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को, तो दोस्तों देख लेंगे, ऑप्शंस देख लेंगे। पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। देखिए दोस्तों ऐसा तो किसी बच्चे से एक शिक्षक को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्षमता सभी में है, ठीक है ना, बस उसको दोस्तों विकसित होने में थोड़ा टाइम लगता है। किसी की क्षमता जल्दी विकसित हो जाती है, किसी की थोड़ी देर से होती है। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव का वेतन बढ़ाना चाहिए। दोस्तों ये भी नहीं है, क्योंकि परीक्षा वगैरह क्यों देगी, ठीक है ना। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनना चाहिए, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव को संवेशन करना चाहिए, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं, ठीक है ना। देखिए ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? तो दोस्तों अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक या फिर स्थानिक। देखिए दोस्त ध्वनि लय और शब्दों तो ये किस में आते हैं?
देखिए अंतर्व्यक्त और अंतर्व्यक्त किसने दिए, ये हॉवर्ड गार्डनर जी ने दिए, ठीक है ना। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है ना, उसमें उन्होंने यह भी क्या बताया, मतलब कि बुद्धि बताई है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, देखिए ध्वनि लय, तो ये भाषिक से रिलेटेड है, किससे, मतलब कि भाषिक से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों, ये वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक अधिक उपयुक्त है रहेगी, ठीक है ना। एक सामाजिक संरचनात्मक, याद रखना सामाजिक संरचनात्मक कह रहा है, ठीक है ना। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा, दोस्तों ये तो होगा नहीं, सिर्फ मात्र स्मरण पर, रटने पर, दोस्तों रटना मटना नहीं करना है, ठीक है ना। रटना जिसमें आए और ऑप्शन जो क्वेश्चन है ना पॉइंट है तो होगा ही नहीं। मानव परीक्षण भी नहीं है दोस्तों, एक शब्दोत्तर वाले वस्तु परक प्रश्न, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि दोस्तों आप एक शब्दोत्तर ही करें, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, मतलब किसके सिद्धांत की और मतलब कि इशारा कर रहा है, तो यह कर रहा है वाइगोत्स्की जी की। और वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं, एक बच्चा सहयोग के द्वारा सीखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, सहयोगी प्रयोजित कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है, तो दोस्तों अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना, उनकी सहायता करना, अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। देखिए दोस्तों तुलना करेंगे नहीं, ठीक है ना, ना ही हम अंक वगैरह में उनको देंगे, ठीक है। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना जरूरी नहीं है दोस्तों, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप देख लेंगे समय समय पर बच्चों के स्मरण नहीं करवाएंगे, और ना ही दोस्तों प्रत्यायन का मतलब स्मरण ही होता है, एक की योग्यता का मापन करना, ये नहीं होंगे, तीनों के तीनों ही नहीं होंगे दोस्तों, ये रॉन्ग हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन है आत्मपराजित लक्ष्य, पराजित बढ़, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि उसको स्वयं पराजित होने के लक्ष्य निर्धारित करेंगे। असफलता स्वीकार लक्ष्य, ये भी गलत है दोस्तों, क्या पहले से ही मतलब असफलता को स्वीकार कर ले, ऐसा भी नहीं करेंगे। असफलता से बचने का लक्ष्य नहीं दोस्तों, ठीक है ना, ये भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का नियम है, ठीक है ना, यहाँ पर बात हो रही है समावेश का नियम, ठीक है। पहला तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि विभेद थोड़ी करेंगे, ठीक है ना, विभेद थोड़ी करेंगे, अलग अलग मतलब विभेद का मतलब भेदभाव थोड़ी करेंगे। समावेश का मतलब तो ये रहता है मतलब कि सभी को एक एकत्रित करके पढ़ाना, ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं। मानकीकृत अनुदेश हो जाएगा क्या दोस्तों, ये वाला भी बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है ना। व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करना, ये सही हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, ठीक है ना, तो उनको क्या स्वीकार करना, उन दोनों को समावेश करना, ठीक है ना, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, देखिएगा दोस्तों आंशिक रूप से एक बच्चा देख सकता है, ठीक है ना, आंशिक रूप से देख सकता है। घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्यों घर पर क्यों करेंगे, स्कूल नहीं जा सकता क्या वो, आंशिक रूप से देख सकता है ना। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि मतलब सभी बच्चों को एकत्रित करके, ठीक है ना, जो मतलब कि विशिष्ट बच्चे रहते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ एकत्रित करके उनको समावेश करके उनको शिक्षा दी जानी चाहिए दोस्तों, ये वाला नियम तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, लागू ना। उसे एक अलग संस्था में रखने की जरूरत है, नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि उसे अलग। समावेशी शिक्षा क्या कहती है, सभी को साथ पढ़ाना है, ठीक है ना। समावेशी प्रावधानों का पालन करने, देखिए वही बात आ गई ना, पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात हो जाएगी, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार 4 और देख लेंगे। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो सके, दोस्तों ये वाला भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी। बात हो रही है यहाँ पर सृजनात्मकता में कौन सी प्रणाली सहायक होगी, ठीक है ना। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, या फिर असहमति के प्रति सहनशीलता। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा सृजनात्मकता में सहायक, तो दोस्तों देखिएगा इसका जो राइट आंसर है, देखिए पहला तो बिल्कुल होने वाला है, ठीक है ना, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना और विचार मंथन वगैरह भी, ठीक है। अभिसारी चिंतन नहीं होगा क्योंकि दोस्तों सृजनात्मकता चिंतन पर कौन सा मतलब कि जो अपसारी चिंतन है ना, यह बल देता है, ठीक है, ना कि अभिसारी, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी के सभी सही है, मतलब कि 1, 2 और 4, ठीक है ना। कहाँ पर है 1, 2, 4 में है, ठीक है ना, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। एक स्वैर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि
समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिएगा, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्म में कार्य करने की अनुमति देना, ठीक है ना, ये अनुरूप नहीं है। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष लिखित सामग्री, ये भी ठीक है। बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, ये भी ठीक है, क्योंकि बाद में मोह से पीड़ित है, ठीक है ना। सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों आप ये थोड़ी करेंगे कि बच्चे को कमजोर वाले विश्रांत वातावरण युग्मों में कार्य करने की अनुमति। एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों बच्चे, हाँ दोस्तों यहाँ पर अनुरूप नहीं है पूछा है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नेगेटिव था। आगे देखेंगे, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, कि कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए पर सजा देनी चाहिए। दोस्तों ना ही सजा देंगे ना ही अनुमति, मतलब अनुमति क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, ठीक है ना, क्यों हतोत्साहित करेंगे, बल्कि उसको प्रोत्साहित करेंगे, जिससे क्या है, प्रेरित होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कथन ए, विद्यालय को छात्रों में पाठ्यपुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण, ठीक है ना। बी, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। सही विकल्प को चुनना है दोस्तों आपको। 23 का देख लेंगे क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। देखिए ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, और सही और आर जो है ना वह सही व्याख्या करता है, अधिगम एक स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है आलेखीय साधनों का प्रयोग। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पूरे 30 क्वेश्चन, उसमें 1-2 क्वेश्चन तो टफ बिल्कुल ही आएंगे, और उन्हीं टफ क्वेश्चन के हमको प्रिपरेशन करना है। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, खंड मतलब अलग करना, ये तो बिल्कुल नहीं। अग्रवर्ती आयोजक, ये भी नहीं है। स्मृति सहायक, ये भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों संकल्पना मानचित्र राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, ठीक है ना। आंतरिक प्रेरणा मतलब एक बच्चा, जैसे कि दोस्तों आपको क्या है, अभी जॉब चाहिए, ठीक है ना, आप सीटीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आंतरिक, तो मतलब आपको आंतरिक तौर पर, मतलब कि आप आंतरिक तौर पर प्रेरित हो, ठीक है ना कि आपसे मम्मी पापा के द्वारा पुरस्कार दिया जाए, बाहरी प्रेरणा हो जाएगी। आपको आंतरिक जो प्रेरणा है उससे प्रेरित होने वाला विकल्प को ढूंढना है, कौन सा है। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया। दोस्तों देखिए क्या है, ये माता पिता उसको प्रेरित कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, तो ये तो एक भारी प्रेरणा होगा, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे, ये भी भारी प्रेरणा है, ठीक है। रोमा बहुत सी पुस्तक पढ़ रही, क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर, देखिए दोस्तों इसमें भी मतलब कि बाहरी प्रेरणा है ना, कि उसमें वह अपना नाम ऊपर लाना चाहती है, अध्यापिका से प्रशंसा पाना चाहती है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है, क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। बिल्कुल ये आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है, ठीक है ना। कौन सी नीति सहायता नहीं देगी, ठीक है ना, चिंता का सामना करने में। छात्रों को अधिगम के प्रभावकारी अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, ये तो ठीक है ना, ये दे सकती है, मतलब उसको सहायता दे सकती है। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, ये भी ठीक है। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, ये भी ठीक है, ठीक है। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना नहीं करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, यह सहायता नहीं करेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है ना, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य, एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य हो जाएगा, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये तो उद्देश्य बिल्कुल नहीं होगा। पृथक का मतलब अलग करना होता है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड भी नहीं देंगे, ठीक है ना, अधिक प्रश्न वगैरह भी ये भी नहीं देंगे। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देंगे। अब अधिक प्रश्न अधिक आ रहा है ना, ठीक है, अब ठीक है अधिक थोड़ी देंगे। त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करती हैं, ये वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, वह किस पर बल देती है।
परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरणाधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास, या फिर संप्रति समझ। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, इसकी एक क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है, इस बार हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर से पूछा गया है। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं, किस शिक्षा शास्त्र द्वारा, ठीक है ना दोस्तों, आपको यहाँ पर यह बताना है। व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा। देखिए दोस्तों यहाँ पर व्याख्यान की बात आ रही थी, ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। पुनरावृत्त, यंत्रवत वगैरह भी नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, ये हो सकता है। कार्य को पूर्ण करने विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिया जाता है। दोस्तों इनाम वगैरह, पुरस्कार वगैरह ये नहीं होगा, ठीक है ना। अर्थपूर्ण अधिगम राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। मैंने पूरी क्लास में आप सभी लोगों से ये नहीं बोला कि आप सब्सक्राइब कर लें या ठीक है ना लाइक करें। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप जरूर से लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर से दें। और साथ ही में दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास है उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएं। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा, वह अन्वेषित मतलब कि स्वयं मतलब खोजने के प्रति क्या होगा, वह मतलब कि प्रेरित होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वयं निर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। तो यह अन्वेषित अधिगम को बढ़ावा देने की एक विधि है। गाइज हम लोगों ने 30 इंपोर्टेंट बाल विकास क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि एमपीटेट जो एग्जाम आने वाला है ना नेक्स्ट मंथ में दोस्तों, उसमें बिल्कुल यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, पूरी क्लास को देखना। और साथ ही में दोस्तों जितने भी शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स हैं, या फिर आप रीट ले लें या दोस्तों आप सुपर टेट ले लें, सब में दोस्तों ट्रेंड करने वाले हैं यहाँ क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।